Hello, everybody. Welcome to this platform, and thank you for this for providing me this platform to discuss and help other students to know ki what kind of training an IPS goes through. I am Mohibullah Ansari, IPS of batch 2021. I am born to Bihar cadre. I got selected in UPSC in 2021 and I took 1 year EOL, that is extraordinary leave. बहुत बार ऐसा होता है कि लोग सर्विस में सेलेक्ट हो जाते हैं एंड देन वो 1 साल की गैप ले लेते हैं एंड देन उसके बाद ज्वाइन करते हैं। जैसे मैंने 1 साल बाद ज्वाइन किया था, तो मैंने 75 RR, जैसे रेगुलर RR मतलब होता है रेगुलर रिक्रूट, तो 75 RR में आई ज्वाइंड एज अ प्रोफेशनल। वहाँ पे जाने के बाद बिफोर दैट व्हेन यू क्वालिफाई यूपीएससी यू गो टू फाउंडेशन कोर्स। आप फाउंडेशन कोर्स के लिए जाते हैं, जहाँ पे 100 दिन के लिए आप लबासना जाते हैं। 100 दिन की जब लबासना की ट्रेनिंग खत्म होती है, फिर आप एक वीक के गैप के बाद नेशनल पुलिस एकेडमी में रिपोर्ट करते हैं। नेशनल पुलिस एकेडमी में रिपोर्ट करते ही सबसे पहले आपको वहाँ पे हॉस्टल्स अलॉट होते हैं। जैसे वहाँ पे हॉस्टल्स को हॉस्टल्स नहीं कहते हैं, वहाँ पे हॉस्टल्स को मेस कहते हैं। जैसे आईपीएस मेस होता है, एडवांस कोर्सेज मेस, दैट इज एसीएम मेस बोलते हैं, एसओएम मेस बोलते हैं, सीनियर ऑफिसर्स मेस बोलते हैं। तो ऐसे बहुत सारे हॉस्टल्स हैं जिसमें हमें हॉस्टल अलॉट होता है। वहाँ का दिनचर्या जो है वो सुबह 5 बजे स्टार्ट हो जाता है। 5:15 में आपको रिपोर्ट करना है। 1 मिनट लेट होने पे भी आपको पनिशमेंट मिल जाती है। वहाँ पे सबसे इनिशियली जब आप ज्वाइन करेंगे तो टीम बिल्डिंग एक्सरसाइजेस कराई जाती हैं, जहाँ पे आप एक टीम में काम कैसे करते हैं ये आप चीज़ें सीखते हैं। आपको यूनिफॉर्म आपकी साइज़ की सिलवाई जाती है। बहुत तरीके के जूते आपके बनाए जाते हैं, जैसे हॉर्स राइडिंग शू एक अलग होता है, जंगल शू एक अलग होता है, ड्रिल शू एक अलग होता है, फिर यूनिफॉर्म शू एक अलग होता है, और स्पोर्ट्स शू जो नॉर्मल आप सभी जानते हैं स्पोर्ट्स शू कैसा होता है। तो बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे। तो ये जो है ये आपको गवर्नमेंट देती है वहाँ पे आपके ट्रेनिंग के लिए। वहाँ पे 2 तरीके की ट्रेनिंग होती है। एक पार्ट में बोलते हैं, एक आउटडोर ट्रेनिंग होती है, एक इंडोर ट्रेनिंग होती है। आउटडोर ट्रेनिंग पहले मैं कवर करता हूँ कि एक ब्रीफ में कि आउटडोर ट्रेनिंग में क्या क्या होता है, एंड देन आई टेल यू अबाउट दी इंडोर ट्रेनिंग ऑल्सो। ठीक है। तो बेसिकली आउटडोर ट्रेनिंग में आप सुबह मॉर्निंग का शेड्यूल सुबह 5 बजे स्टार्ट होगा एंड देन वो सुबह में या तो आपका पीटी होगा या बेसिकली या तो कार्डियो की एक्सरसाइजेज होंगी, जैसे रनिंग हो सकता है, या फिर आपकी स्ट्रेंथनिंग की एक्सरसाइजेज होंगी, है ना। जैसे प्लैंक हो सकता है, पुशअप हो सकता है, और बहुत बार जिम में भी आप जाते हैं, जिम भी होता है, जुम्बा भी होता है। तो ये होता है फिजिकल ट्रेनिंग का पार्ट होता है आउटडोर में इनिशियली। उसमें अगला नेक्स्ट जो आता है वो होता है स्विमिंग। स्विमिंग भी आपको सिखाई जाती है। स्विमिंग इज़ अ वेरी कंपल्सरी, लाइक इज अ कंपल्सरी एक्टिविटी इन एनपीए। अगर आप स्विमिंग क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आप तब तक आप आईपीएस आपकी सर्विस में आपको करना ही है। बेसिकली आपको कंप्लीट उसको करना ही पड़ता है। एग्जाम्पल मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मुझे स्विमिंग बिल्कुल नहीं आती थी और मुझे पानी से पर्सनली बहुत डर लगता था। डर लगने का ये रीज़न था कि मैं एक्चुअली अपने दोस्त के एक एंगेजमेंट में गया था और उन्होंने उठाकर मुझे पानी में फेंक दिया था। और मुझे स्विमिंग नहीं आती थी। ऑलमोस्ट 6 फीट तक गड्ढा था, मतलब पानी था उसमें, और मैं ऑलमोस्ट डूबते डूबते बचा उसमें। देन उसके बाद दोबारा मैंने पानी में कभी कदम नहीं रखा। बट जब एनपीए गया तो एनपीए में वो आपको बहुत 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 बेसिक से सिखाते हैं आपको। इवन सबसे पहले आपको कहेंगे कि आप पानी में पाँव रख लीजिए। देन नेक्स्ट स्टेप कहेंगे आप पानी में थोड़ी देर मुंह अंदर करिए, फिर बाहर करिए। तो दिस इज हाउ डेल टीच यू, डेल गाइड यू एट एवरी स्टेप। 30-35 क्लासेस में ऑलमोस्ट आप एक्स्ट्रा क्लास भी ले सकते हैं। एक्टिविटी सारी खत्म, ट्रेनिंग आज खत्म होने के बाद आप जा सकते हैं और स्विमिंग सीख सकते हैं। तो एवरी आईपीएस ऑफिसर, आई कैन वाउच फॉर दिस कि एवरी आईपीएस ऑफिसर नोज हाउ टू स्विम, क्योंकि वो एक कंपलसरी एक्टिविटी है, उनको सीखना ही है। देन नेक्स्ट आता है आपको हॉर्स राइडिंग। हॉर्स राइडिंग में आपको जो है गैलपिंग, कैंटरिंग, ये सब आप सीख जाते हैं एंड एंड तक। इनिशियली घोड़े को क्या ज़रूरत होती है, घोड़ा क्या खाता है, आपको सब कुछ बेसिक से बताया जाता है। इवन अ पर्सन हु इज लाइक स्केयर्ड और अफ्रेड ऑफ गोइंग इन फ्रंट ऑफ अ हॉर्स, वो भी सीख सकता है कि हॉर्स राइडिंग में कैसे घोड़े को दौड़ाना है। तो वो भी आप सीख जाते हैं, वो भी बहुत अच्छी ट्रेनिंग होती है। उसके एक्चुअली यूनिफॉर्म थोड़ा अलग होता है, आप नेट पे सर्च करेंगे कि आप यूनिफॉर्म उसका क्या पहनते हैं।
या आप एनपीए की बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारे एनपीए में प्रोबेशनर्स या ऑफिसर्स हैं जिन्होंने अपनी वीडियोस डाली होती है अपनी इंस्टाग्राम पे, तो वहाँ पे भी आपको वो दिख जाएंगे कि कैसा होता है, कैसे सिखाते हैं वहाँ पे। नेक्स्ट आता है फायर आर्म्स। फायर आर्म्स की ट्रेनिंग, मुझे लगता है कि इंडिया में जो भी बेसिक वेपन्स हैं वो ऑलमोस्ट सारे सीख जाते हैं आप। इवन रॉकेट लॉन्चर तक आपसे लॉन्च करा दिया जाता है एक बार तो ग्रेनेड भी आप फेंकते हैं अपने से, रियल ग्रेनेड। और फायरिंग तो ऑलमोस्ट हर वेपन से हो जाती है, इवन AK-47, MP5, इंसास, SLR, सब सारे सारे वेपन आप ऑलमोस्ट एक बार तो चला ही लेते हैं। कुछ कंपलसरी स्पोर्ट्स भी होते हैं। कंपलसरी स्पोर्ट्स में जैसे कि ग्रुप इवेंट्स होते हैं जहाँ पे आप पार्टिसिपेट करते हैं, तो जैसे वहाँ पे प्लेटून डिवाइडेड होते हैं। जैसे हमारे समय में एक प्लेटून में ऑलमोस्ट 20 लोग होते हैं, 20 प्लस माइनस 2 हो सकते हैं। उस प्लेटून इंटर प्लेटून कंपटीशन होते हैं जो एथलेटिक्स मीट या एक्वेटिक्स मीट में पार्टिसिपेट करते हैं, और उनका आपस में कंपटीशन होता है। उसमें कंपलसरी स्पोर्ट्स बहुत सारे होते हैं। मुझे लगता है कि जो इंडिविजुअल इवेंट तो बहुत सारे स्पोर्ट्स होते हैं, बट जो ग्रुप इवेंट स्पोर्ट्स होते हैं जैसे कि फुटबॉल, फ्रिस्बी, उसके बाद आता है आपका वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, ये सारे गेम जो है वो कंपलसरी इवेंट्स में आते हैं। ये प्लेटून को खेलना ही है, और ऑलमोस्ट हर बंदे को वो अच्छे कोचेज होते हैं वहाँ पे, मतलब स्टेट लेवल जिन्होंने खेला होता है वो तो मिनिमम वहाँ इस लेवल के लोग होते हैं। कुछ लोग तो नेशनल भी खेल के आए होते हैं, तो उनको भी वो भी वहाँ पे कुछ कोचेज मिल जाएंगे आपको, जैसे कि बैडमिंटन में, लॉन टेनिस में, हर चीज़ में, टेबल टेनिस में, हर चीज़ के कोच आपको मिल जाएंगे। इवन म्यूजिक सिखाने के लिए कभी कभी कोच आते हैं, अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो वो भी आपको सिखाया जाता है। फिर यहाँ पे योगा और मेडिटेशन भी कराया जाता है आपसे, और ये भी कंपलसरी इवेंट है। योगा आपको पार्टिसिपेट करना ही है, जिसके मार्क्स होते हैं, जैसे आप परफॉर्म, जैसे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, कुछ मार्क्स होते हैं कि इतनी फ्लेक्सिबिलिटी पे इतने मार्क्स मिलेंगे, जैसे कि आप कितना स्ट्रेच कर पाते हो अपने आप को, तो उसके भी मार्क्स होते हैं। कोई एक्सरसाइज आप कितने अच्छे से करते हो योगा में, वो उसके भी मार्क्स होते हैं। फिर नेक्स्ट आपका आता है रायट कंट्रोल मॉड्यूल। रायट कंट्रोल मॉड्यूल में हम लोग को सिखाया जाता है कि कभी कोई रायट हो जाए तो उसमें कैसे कंट्रोल करना है, क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, ये चीज़ें सिखाई जाती हैं वहाँ पर। और फिर उसके बाद आता है टैक्टिक्स में, और टैक्टिक्स में जैसे कि कैसे मान लीजिए कि कोई हाईजैकिंग हो गई तो उस इवेंट में कैसे जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है और उसको उस हाईजैक को इनएक्टिव करना है। तो इस चीज़ की भी ट्रेनिंग वहाँ पे दी जाती है। उसके बाद रॉक क्लाइंबिंग होती है। रॉक क्लाइंबिंग में जैसे कि आप आर्टिफिशियल रॉक या फिर नेचुरल रॉक दोनों पे चढ़ना सिखाया जाता है। आर्टिफिशियल रॉक आप लोगों ने देखा होगा, आर्टिफिशियल वॉल की क्लाइंबिंग आपने देखा होगा बहुत बार। आप छोटे छोटे होते हैं बहुत लेवल पे, स्कूल्स लेवल पे भी देखा होगा आपने। तो आर्टिफिशियल वॉल्स होते हैं वहाँ पे, एनपीए में खुद भी हैं। और नेचुरल रॉक क्लाइंबिंग के लिए मसूरी में ले जाते हैं, वहाँ पे आपको नेचुरल रॉक क्लाइंबिंग कराते हैं। और फिर वहाँ पे आप जो है, जैसे बहुत लोगों को फियर होता है, हाइट का फियर होता है, बट उसको भी आप जो है ओवरकम कर जाते हो टाइम के साथ। तो एनपीए में एक बहुत अच्छी बात है, या तो आपको पानी से डर लगता है या आपको हाइट से डर लगता है, किसी भी चीज़ से डर लगता है, तो एनपीए इंश्योर करता है कि वो आपका फियर निकलवा दे। फिर उसके बाद फिर ड्राइविंग के क्लासेस होते हैं। आपको ड्राइविंग सीखना कंपलसरी है। आप ऐसा नहीं कि आप कह दें कि नहीं सर मुझे गाड़ी चलाने में डर लगता है तो आप स्किप कर जाएंगे, ऐसा मौका नहीं मिलेगा, आपको सीखना ही पड़ेगा। इंटर प्लेटून साइकिलिंग कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं। जो सबसे टफ मुझे लगा वहाँ पे जो चीज़ हुई उसको बोलते हैं रूट मार्च। रूट मार्च में क्या होता है, आपके पास एक वेपन होता है, आपके बैग पे ऑलमोस्ट 7-8-10 किलो का, 7-6-7 किलो का वजन होगा, और 5-6-7 किलो वजन रहता है ऑलमोस्ट। एंड वो लेकर आपको पहले 15 किलोमीटर चलना होता है, फिर अगली बार 25 किलोमीटर, फिर उसके बाद फिर 25 किलोमीटर, फिर एक बार लास्ट में आपको चल रहा है 40 किलोमीटर का रूट मार्च। वो 40 किलोमीटर का रूट मार्च एक्चुअली टफ होता है। उसमें बहुत बार ऑलमोस्ट सभी के ऑलमोस्ट ब्लिस्टर्स निकल आते हैं, पाँव में ब्लिस्टर्स हो जाते हैं, और फिर भी यू कैन नॉट क्विट, यू हैव टू कंप्लीट इट, उसका कोई ऑप्शन नहीं है। तो दैट्स द, आई थिंक दैट्स द टफेस्ट पार्ट ऑफ द होल ट्रेनिंग। और जैसे कि एट द एंड ऑफ द ट्रेनिंग यू हैव टू कंप्लीट 60 किलोमीटर का रनिंग कंपटीशन होता है, जो आपको एक फिक्स टाइम में करना होता है। अगर आपने नहीं किया तो एक फिक्स टाइम में तो यू विल फेल एंड यू हैव टू कम्पीट इट अगेन। बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे फेज़ 1 होता है, फेज़ 1 ऑलमोस्ट 11 मंथ्स का होता है, फेज़ 2 2 महीने का होता है। इन फेज़ 1 फेज़ 2 के बीच में आप डिस्ट्रिक्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करते हैं। जो डिस्ट्रिक्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में आप अपने डिस्ट्रिक्ट जाते हैं किसी, जैसे कि आप फेज़ 1 में एनपीए में रहते हैं,
फिर आपका जो कैडर होगा वहाँ पे आप अपने डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, स्टेट में जाएंगे, वहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट अलॉट होगा, आप डिस्ट्रिक्ट में अपना डिस्ट्रिक्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंप्लीट करेंगे और फिर उसके बाद नेक्स्ट अपना आप जाते हैं, फिर फेज 2 में वापस आते हैं नेशनल पुलिस एकेडमी में और फिर वहाँ पे अपनी ट्रेनिंग पूरी करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है जैसे फेज 1 में लोगों के इंजरीज हो जाती हैं, मेरे 2 इंजरीज हो गई थी, मेरे 2 फ्रैक्चर्स हो गए थे। उसके बाद आप डीपीटी में जाके अपने आप को हील करते हैं एंड देन अगेन यू कम बैक एंड देन अगेन यू कंप्लीट योर एग्जाम। ऑब्वियसली फेज 1 में जो फिटनेस होती है वो फेज 2 में उतनी हाई लेवल की नहीं रह पाती है, बट देन ऑल्सो यू हैव टू कंप्लीट द एग्जाम। यू कैन नॉट गिव एन एक्सक्यूज की सर मेरी कंटिन्यूअस ट्रेनिंग नहीं हो पाई, मैं डीपीटी चला गया। यू हैव टू कंप्लीट इट एंड लाइक मोस्ट ऑफ देम completed, even I have completed my whole of the physical training 16 किलोमीटर और 40 किलोमीटर रूट मार्च इन दी फेज 2 itself। फेज 1 में नहीं कर पाया था मैं बिकॉज ऑफ द इंजरीज एंड ऑल, बिकॉज ऑफ फ्रैक्चर्स। वहाँ पे एक होता है अनआर्म्ड कॉम्बैट बोलते हैं। अनआर्म्ड कॉम्बैट में क्या होता है कि बेसिकली आप अगर वेपन नहीं है आपके पास एंड देन ऑल्सो यू हैव टू फाइट विद समबडी, लाइक 3-4 लोग हैं, तो हाउ विल यू फाइट, ये इसकी भी बेसिकली ट्रेनिंग दी जाती है। तो आपको जैसे कि मार्शल आर्ट्स इज वन ऑफ द फॉर्म वेयर आप अनआर्म्ड कॉम्बैट यूज करते हैं, बॉक्सिंग इज वन ऑफ इट्स फॉर्म जहाँ पे आप अनआर्म्ड कॉम्बैट यूज करते हैं। उसके बाद आपकी आती है थियोरेटिकल इंडोर ट्रेनिंग होती है। इंडोर ट्रेनिंग में व्हाट यू डू इज बेसिकली जितने भी लॉज हैं वो चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं, जितने भी बेसिक कानून देश में चल रहे हैं, जैसे कि उस समय जब हमारी फेज 1 हुई थी उस समय आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट और जितने भी लॉज हैं उन सबको आपको पढ़ाया जाता है। उन सब का आपको प्रैक्टिकल कैसे आपको एफआईआर करना है, एफआईआर से लेके कैसे चार्जशीट तक सबमिट करनी है, इन सब की बेसिक आपको ट्रेनिंग एनपीए में मिल जाती है और इनका प्रैक्टिकल मतलब हैंड होल्ड करके आपको सिखाते भी हैं, है ना, हैंड्स ओवर। तो आप खुद से लिखते भी हैं एफआईआर से लेके चार्जशीट तक। तो बेसिकली यू लर्न एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच, यू लर्न एवरीथिंग। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप, बहुत बार ऐसा होता है लोग मुझसे बहुत बार मैसेज करते हैं कि सर अगर मैं फिट नहीं हूँ तो क्या मैं पुलिस बन सकता हूँ। मतलब फिजिकली अगर आप मतलब लाइक थोड़ा मोटे हैं या फिर बहुत ज़्यादा नहीं दौड़ते हैं तो कोई इशू नहीं, बिकॉज मुझे लगता है कि एनपीए की ट्रेनिंग के पहले मैं भी 100 मीटर तक मैं नहीं मतलब दौड़ता था, कभी 100 मीटर भी नहीं दौड़ा होगा। और एंड में यू रैन फॉर लाइक 16 किलोमीटर आप दौड़ते हैं विदाउट रुके हुए, आप पूरा कंप्लीट करते हैं उसको, तो नॉट अ बिग डील। आप हर कोई करता है एंड एवरीबडी हु इज प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, मोस्ट ऑफ द लोग उसमें थे पार्टिसिपेट नहीं करते हैं मोस्ट ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज में। बट देन ऑल्सो आफ्टर द एग्जाम इज व्हेन यू क्वालिफाई द एग्जाम एंड व्हेन यू गो टू एनपीए टीचेज यू एवरीथिंग। तो एनपीए टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डज इट वेरी वेल, ठीक है। तो यू डोंट नीड टू वरी, बट स्टिल आई रिकमेंड कि आप अभी से ही हर दिन थोड़ा सा वॉक रन करते रहें, आधे घंटे एक्सरसाइज फिजिकल एक्टिविटी में दें ताकि आपकी फिजिकल फिटनेस बनी रहे, आपको ज़्यादा कोई दिक्कत ना हो। वहाँ पे जैसे कि चार्जशीट जमा करने के बाद जैसे आपका कोर्ट में केस जाता है तो उसका भी मूड कोर्ट भी वहाँ लगता है, ताकि आप बेसिक कोर्ट में कैसे आप अपने आप को प्रेजेंट करते हैं वो भी चीज़ भी सीखते हैं। बहुत लोग पूछते हैं कि सर क्या आईपीएस का काम क्या है, लाइक क्या उसका काम बस थाना जिला चलाना यही काम है या डीआईजी में काम है। तो एक वो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट होता है डेपुटेशन का आईपीएस में। तो आप डेपुटेशन पे जाते हैं, जैसे आप रॉ में जाते हैं, रॉ में मोस्ट ऑफ द ऑफिसर्स आर पुलिस सर्विसेज, सीनियर ऑफिसर्स आर फ्रॉम पुलिस सर्विसेज, आईबी, रॉ, ऑलमोस्ट सारे सीआरपीएफ, सीएपीएफ के विंग, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, इन सब में सीनियर ऑफिसर जो है वो आईपीएस ही होते हैं। उसके बाद आप जो है उसमें जा सकते हैं, इंटरपोल में भी जाते हैं, यूएन में भी जाते हैं। तो ऑलमोस्ट हर जगह आपको जो है अपॉर्चुनिटी मिलती है एज एन आईपीएस सर्व करने की, पूरा मौका मिलेगा। नेशनल सिक्योरिटी में आप अपना क्या योगदान दे सकते हैं, ये पूरा अपॉर्चुनिटी आपके पास अवेलेबल होता है। और बाकी आपको वहाँ पे हमारे साथ जो लोग और ट्रेंड होते हैं वो लोग नेपाल के पुलिस ऑफिसर्स भी आते हैं वहाँ पे हमारे साथ ट्रेन होने, भूटान के नेशनल पुलिस ऑफिसर ट्रेन होने आते हैं, मालदीव्स, मॉरिशियस, सबके ऑफिसर ट्रेन होने आते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि आई लाइक टू पुट वन मोर पॉइंट इन फ्रंट ऑफ यू कि बहुत बार जो हमारे फीमेल कैंडिडेट्स हैं यूपीएससी में वो आईपीएस को बहुत ऊपर नहीं भरती हैं। उनको लगता है कि बहुत फिजिकली ट्रेनिंग बहुत टैक्सिंग होगा फिजिकली, बट ऐसा नहीं है। वहाँ पे लाइक देर आर ऑलमोस्ट 20 to 30% लेडीज होती हैं, फीमेल आईपीएस ऑफिसर्स होती हैं, प्रोबेशनर्स होती हैं। दे हैव डन क्वाइट वेल। लाइक आप फायरिंग में देखोगे तो लाइक
आप वो या तो इक्वली अच्छा कर रही हैं, ज़्यादा अच्छा करती हैं। तो ऐसा नहीं सोचना है। यू ऑलवेज, इट गिव्स यू अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, आईएएस गिव्स यू, आईपीएस गिव्स यू अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू both the services, IAS, IPS and all other services gives you very good opportunity, but I'll say कि IPS gives you very immense opportunity to serve the society. इसमें आप सीधे डायरेक्ट पुलिस पब्लिक से कांटेक्ट रखते हैं, आप इंस्टेंट जस्टिस प्रोवाइड करने के सक्षम रहते हैं। और इसमें जो है आपकी ट्रेनिंग के दौरान जो है आप देखेंगे कि आपकी बहुत सारे अटैचमेंट्स होते हैं। ऐसा नहीं कि आप हमेशा एनपीए में बैठे रहते हैं और आपकी वही ट्रेनिंग चलती रहती है। बहुत बार आप बाहर भी जाते हैं, जैसे आईटीबीपी में आपका अटैचमेंट होता है 1 वीक का। फिर आपका भारत दर्शन होता है, वहाँ पे आप जैसे मैं गोवा, मुंबई, इन जगहों पे गया था अपने भारत दर्शन में। सीआईएसएफ में भी सीआईएसएफ में भी आपको जाते हैं आप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में, वहाँ वहाँ देखते हैं कैसे उनकी ट्रेनिंग होती है। सीएसडब्ल्यूटी में आपका अटैचमेंट होता है। फिर ग्रे हाउंड्स में, ग्रे हाउंड से वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग, जहाँ 1 हफ्ते आप जंगल में रहते हैं और खुद का अपना खाना बनाते हैं, खुद ही रहते हैं, लकड़ी तोड़ते हैं पेड़ से, और वहाँ आप खुद आग जलाते हैं। बेसिक सामान आप 1 हफ्ते का लेकर जाते हैं, वहीं जंगल में सोते हैं टेंट बनाकर, वहीं जंगल में आपको वॉशरूम जाना है। तो सारी चीज़ें अब लोग सब साथ में मतलब एक दूसरे को हेल्प करते हैं जिनको दिक्कत आती है जैसे सामान ले जाने में। तो ऐसा ऐसा टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज जहाँ पे आप जंगल में रहते हैं और खुद सर्वाइव करते हैं जंगल में। हम लोग जब जंगल में थे तो हमारे पास हम कुछ एक्सरसाइज कर रहे थे वहाँ पे, और वहाँ बारिश हो गई और लगातार हम 2-3 घंटे बारिश में ही खड़े रहे। कितनी बार ऐसा हुआ कि हम लोग बारिश बारिश हो रही और सो रहे थे और इतने थके हुए थे कि बारिश में ही सोते रह गए, बारिश हुई कोई उठा ही नहीं। तो इस लेवल का आप जो है एक्सरसाइज वहाँ पे ट्रेनिंग कराते हैं आपको। उसके बाद बहुत बार आपको आर्मी अटैचमेंट होगा, जैसे मैं आर्मी अटैचमेंट में लेह लद्दाख गया था। बंदोबस्त ड्यूटी में भी आपको भेजा जाता है कि अब और भी चीज़ें थे कि मीडिया मैनेजमेंट बहुत आपको, जैसे कि इंस्टीट्यूट से आपको अटैच कराया जाता है, यहाँ पे आप मीडिया मैनेज कैसे करें, प्रेस रिलीज कैसे करना है, प्रेस ब्रीफ कैसे करना है, ये सब चीज़ें भी आप सीख जाते हैं। तो ये है पूरा आईपीएस के बारे में, पूरी आईपीएस ट्रेनिंग की जर्नी जो मैंने अपनी एनपीए में कवर की है। आई होप इससे आपको कुछ इंसाइट्स मिले होंगे, एंड आई होप इट मोटिवेट्स यू टू ज्वाइन इंडियन पुलिस सर्विसेज। जय हिंद।